फ्रेंड्स, मेरा नाम जूही बंसल है। तो आज हम करेंगे ISLM मॉडल। तो इसके अंदर ISLM मॉडल के अंदर हम करेंगे मनी मार्केट के बारे में, गुड मार्केट के बारे में और इसका इंटर रिलेशन क्या है, इंटरलिंक कैसे है ये इकनॉमी। ठीक है, इसके मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। तो और ज़रूर से लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डे 7। तो इसमें हम करेंगे ISLM। ठीक है, तो हम रिवाइज करेंगे फटाफट ये मॉडल क्या कहता है। तो ISLM मॉडल किसने दिया था? ISLM मॉडल दिया था JR हिक्स ने। ठीक है, तो ये किसका आइडिया था? इन्होंने क्या किया था, केन्स के ही आइडिया को आगे लेके गए थे। तो केन्स ने क्या कहा था, पहले हम केन्स की बात कर लेते हैं। हम देख लेते हैं केन्स ने क्या कहा था। तो आपको ये याद रखना है कि केन्स ने कहा था जो नेशनल इनकम है, मेन हम ISLM क्यों मॉडल आया था, नेशनल इनकम की वजह से आया था। तो मतलब नेशनल केन्स क्या कहता है, जो नेशनल इनकम है वो किससे डिटरमाइंड होगी? एग्रीगेट डिमांड से। तो केन्स ने क्या कहा था, नेशनल इनकम किससे डिटरमाइंड होगी? एग्रीगेट डिमांड से। देन एग्रीगेट केन्स ने एग्रीगेट डिमांड का क्या बताया था, जो एग्रीगेट डिमांड है वो नेक्स्ट किससे डिटरमाइंड होती है हमारी? किससे डिटरमाइंड होती है? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। देन वो कहते हैं जो इन्वेस्टमेंट है वो किससे डिटरमाइंड होती है? फर्दर MEC एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से। ठीक है, तो ये तो केन्स ने बताया था ना कि जो नेशनल इनकम है वो डिटरमाइंड, अगर वो फाइंड आउट करनी है हमें तो एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करनी है तो कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। देन फर्दर ये फैक्टर ऐसे केन्स ने बताया था। ठीक है, बट क्या था, जो JR हिक्स है ना, उन्होंने बताया था कि कैसे एक फैक्टर दूसरे फैक्टर को इफ़ेक्ट डालता है, कैसे ये सभी जो फैक्टर है वो कैसे इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है ये सारे के सारे। तो ये हम आज स्टडी करेंगे ISLM के अंदर कि कैसे एक फैक्टर दूसरे फैक्टर। अब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसमें भी यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये ऐसे चलता जाता है ये प्रोसीजर कि ये डिमांड एंड सप्लाई पे इफ़ेक्ट करती है कि डिमांड एंड सप्लाई मनी की कैसे है, उसी से ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता चलेगा। डिमांड ऑफ सप्लाई एंड मनी फॉर सप्लाई। ठीक है, तो केन्स ने क्या कहा था, अगर मनी मार्केट में चेंज आ रहा है, जैसे कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें चेंज आता है तो वो उससे इन्वेस्टमेंट में फ़र्क पड़ेगा, बट इधर ही वो कहता गुड मार्केट में इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा था। तो जो JR हिक्स है उन्होंने अपना ग्रेट इंसाइट लगा के बताया था कि कैसे ये सारे फैक्टर इंटर रिलेटेड है, कैसे एक चीज़ दूसरे को इफ़ेक्ट करती है। तो ये हम स्टडी करते हैं। ठीक है, जो ISLM है इसके अंदर दो मार्केट है। कितनी मार्केट है? दो। एक तो है हमारी गुड मार्केट, एक है हमारी मनी मार्केट। कौन सी है? एक गुड मार्केट है, एक मनी मार्केट है। ठीक है, गुड मार्केट में क्या आ जाती है हमारी? एग्रीगेट डिमांड आ जाती है। एग्रीगेट डिमांड जो कि किसके बराबर होती है? हमारी आउटपुट के। ठीक है, देन ये फर्दर किससे रिलेटेड होती है? इन्वेस्टमेंट प्लस कंजप्शन के। ठीक है, जो मनी मार्केट है वो किस पे डिपेंड करती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट और हमारी ट्रांजैक्शन डिमांड पे। ट्रांजैक्शन डिमांड यानी डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो गुड मार्केट क्या होगी? हमारी एग्रीगेट डिमांड, आउटपुट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, जबकि मनी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं कि जो एग्रीगेट, जो गुड मार्केट है उससे जो हमें कर्व मिलेगी वो कौन सी होती है, और जो मनी मार्केट है उससे जो कर्व मिलेगी वो कौन सी है, और जब हम दोनों को इकट्ठा कर देते हैं मार्केट को तो कैसे इफेक्ट डालता है और कैसी कर्व जाती है। ठीक है, सबसे बात कर लेते हैं हम गुड मार्केट की। तो आपको पता होगा कि जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो कम होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो क्या होगा? लोगों को लोन इजीली मिलेंगे, तो लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। वो कहेंगे बैंक में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसे हमें बाहर इन्वेस्ट करने चाहिए। तो इससे क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोग प्रोडक्शन करेंगे, इन्वेस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रोडक्शन होगा, प्रॉफिट होगा। तो
तो प्रॉफिट भी होगा, इन्वेस्टमेंट भी होगी, देन लोगों का प्रॉफिट होगा, देन उनके पास परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। परचेजिंग पावर होगी तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो क्या होगा, इससे हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। तो सीधा सीधा बता रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका हमारी इनकम से क्या रिलेशन है। तो कौन सा रिलेशन शो कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम है और इनकम हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये ही गुड मार्केट हमें बताता है, ये ही हमें IS कर्व बताती है कि ये दोनों का क्या जो रिलेशन है वो क्या है, हमारा इन्वर्स रिलेशन है, मतलब नेगेटिव रिलेशन है। मतलब जो IS कर्व है, जब हमारा फॉर्मूला आता है, जो हमारी फंक्शन दिया हुआ है IS कर्व में, उसका जो साइन है वो माइनस का लगता है, क्योंकि ये जो हमारी IS कर्व है नेगेटिव है। तो हम ये देख लेते हैं, ये जो मैंने अभी बताया वो फिगर से देखते हैं। तो ठीक है, पहले हमने क्या कहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को लिया था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमने ली है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिया हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 15 और हमारी इन्वेस्टमेंट है 5, ठीक है। देन हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 10 हो जाता है, हमारी इन्वेस्टमेंट में बढ़ के मान लो 10 हो गई है। अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो जाए तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है। तो ये तो हमने पढ़ा ही है, ठीक है, कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट कम होती है, ये हमें आता है, ये तो बेसिक सा था। ठीक है, तो इसी का भी हमारी क्या जा रही है, नीचे की तरफ। बट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की बात आ गई। देन हम देखते हैं कि जब अभी क्या लिखा था फॉर्मूला, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो ये तो चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्या था कि इन्वेस्टमेंट बढ़ी है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही थी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी थी, उसका चार्ट बना लेते हैं अब। तो यहाँ पे ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड, केन्स ने कैसे एग्रीगेट डिमांड बताई थी, ऐसे एग्रीगेट डिमांड ऐसे ही होती है ना। तो एग्रीगेट डिमांड ऐसे बताई थी, मतलब मान लो ये वाली फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है हमारा, और ये हमारी एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ कम और हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई, बढ़ गई। तो क्या हुआ, हमारी एग्रीगेट डिमांड ऊपर की तरफ चलेगी, क्योंकि हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है। इससे यहाँ पे क्या होता है, हमारी इनकम होती है, तो जब बढ़ी तो हमारी इनकम भी इंक्रीज़ हो गई, यहाँ पे आ गई, Y1 की तरफ आ गई। ठीक है, अब तो ये हो गया कि ये आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम और एग्रीगेट डिमांड आ गई। ठीक है, देन हमने क्या लिया था, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगी। ठीक है, इनकम भी बढ़ेगी, अब ये साथ साथ चलेंगे नीचे हम, तो ये हमारी इनकम है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे आ जाएगी हमारी इनकम। ठीक है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के साथ देखेंगे, तो मतलब कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था 15, तब हमारी इनकम थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थी हमारी। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 10 तो हमारी इनकम बढ़ के हो गई, यहाँ पे आ गई हमारी। जब हमारा सपोज़ हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम हो जाता है 5, तो इनकम और बढ़ जाती है, कितनी हो जाती है, 15 हो जाती है, 15 हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या आ गई, हमारी IS कर्व आ गई। ठीक है, तो ये इजी था कि जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें सिर्फ ये और मैक्रो का सीधा सीधा यही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये याद रख लो, कोई भी टॉपिक आता है आपको, चाहे वो वेजेस का हो, वेज एंड एम्प्लॉयमेंट का हो, बिजनेस साइकिल हो, चाहे रीजनल एक्सपेक्टेशन, फिलिप कर्व हो, हमारी क्वांटिटी थ्योरी हो, डिमांड की थ्योरीज हो, कुछ भी है। ठीक है, तो सभी में ये ही आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो आप ये ना याद कर लो अच्छे से कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से हमेशा इन्वेस्टमेंट बढ़ती ही बढ़ती है। तो ये 2-3 चीज़ें याद कर लोगे ना, तो इससे आपको मैक्रो को करने में इजी होगा। कि मतलब कि अगर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले भी देखें ना क्या फैक्टर आता है, तो मैं बता देती हूँ, बट वो आगे आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले भी कौन सा आता है, मनी सप्लाई आता है, कि मनी सप्लाई में चेंज आने की वजह से ही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क आता है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी ऐसे सीधा ही फ़र्क नहीं आता है, ये भी क्यों आता है, क्योंकि मनी सप्लाई में फ़र्क आता है। तो ये भी आगे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ था, केन्स ने कहा था, देन हमारे न्यू क्लासिकल ने कहा था, देन उसमें थोड़ा सा है। तो आपको ये याद रखना है, मनी सप्लाई में चेंज आता है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है, देन इन्वेस्टमेंट में, देन एग्रीगेट डिमांड, देन हमारी इनकम में, देन नेक्स्ट आगे आगे फैक्टर्स बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं स्लोप ऑफ IS कर्व, स्लोप एंड शिफ्ट। मतलब हमारी स्लोप IS कर्व की कैसी होती है, देन हमारी IS कर्व का शिफ्ट कैसे होगा। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले आ गई स्लोप। तो स्लोप तो हमने देख ही ली है
ये डाउनवर्ड होती है, ठीक है, डाउनवर्ड होती है। यहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है, यहाँ पे हमारी इनकम होती है। बट अब ये भी ना दो तरीके की होती है, या तो हमारी ऐसी फ्लैट हो सकती है या तो हमारी ये हो सकती है। इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्लैटर, इसको कहते हैं स्टीपर। अब ये किस वजह से होता है, इसको याद कर लो, दो रीज़न है इसके, ठीक है। फर्स्ट रीज़न इसका आ जाता है हमें किस वजह से जो हमारी डिमांड का फ्लैटर और ये होती है इलास्टिसिटी की वजह से। ये किस वजह से होती है, इलास्टिसिटी की वजह से। देन साइज ऑफ मल्टीप्लायर, साइज ऑफ मल्टीप्लायर की वजह से। तो इन दोनों की वजह से ही हमारी फ्लैटर और स्टिपर। तो इलास्टिसिटी भी अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, अगर इलास्टिसिटी में भी किसी को प्रॉब्लम है ना, तो यहाँ पे क्लियर कर लो दोबारा से। इलास्टिसिटी और फ्लैटर और स्टिपर में कैसे कि हमारी इलास्टिक कब मानी जाती है, जब वो खिंच जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक्सपैंड होगी, ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है, इलास्टिक, मोर इलास्टिक होती है। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हमारी मोर इलास्टिक होती है इनकम से, मतलब कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट में, यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा ही चेंज आने से, यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा ही चेंज आने में इनकम में कितना फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मोर इलास्टिक, यानी ये यहाँ पे लिख लो मोर इलास्टिक लिख लो, और यहाँ पे हमारी लेस इलास्टिक लिख लो, ठीक है। साइज ऑफ मल्टीप्लायर, जब मल्टीप्लायर का साइज़ ज़्यादा होगा तो हमारी IS का फ्लैटर होगी, अगर अब साइज ऑफ मल्टीप्लायर कम होगा तो हमारी वो स्टिपर होगी, ठीक है। यहाँ पे लार्ज मल्टीप्लायर लार्ज होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा। देन हम देख लेते हैं शिफ्ट इन IS कर्व। तो ये है हमारी IS कर्व, ठीक है। तो मतलब कि ये आगे की तरफ जा सकती है या पीछे की तरफ आ सकती है, ठीक है, या ये आगे की तरफ जा सकती है। आगे को क्या कहते हैं, यहाँ पे जा रही है तो राइट, और इधर साइड को क्या कहते हैं, लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे इनकम है। अब शिफ्ट कब होगी, जब इनकम से वो रिलेटेड नहीं है, इनकम में चेंज आने से वो शिफ्ट नहीं हो रही है। तो ये शिफ्ट किस वजह से होती है, ये याद कर लो, ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर की वजह से ही IS हमारी शिफ्ट होती है। तो ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर भी 3 तरह के होते हैं, ठीक है। तो ये होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब हम हमारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो उससे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाता है, जब हमारी IS कर्व शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। देन सेकंड आती है हमारी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन बढ़ जाता है, या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये 3 तरीके से हमारी IS कर्व को शिफ्ट हो जाता है। कौन कौन सा है, हमारी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट कैसे कैसे एक्सपेंडिचर करती है, जैसे कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, प्रमोट कर दिया किसी को, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए वो कर रही है, ठीक है। देन हमारी कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कैसे इफेक्ट आता है, जब वो इनकम टैक्स का रेट चेंज कर देते हैं, ठीक है, जब इंडिविजुअल्स के खर्चे बढ़ते कम होते हैं तब हमारी IS कर्व शिफ्ट हो जाती है। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जैसे न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, न्यू मशीन्स आ गई, तो इन सारे रीजंस की वजह से क्या होता है, IS कर्व शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। अब राइट शिफ्ट कब होती है, जब ये इंक्रीज़ होगी हमारी ऑटोनोमियस एक्सपेंडिचर, तब ये शिफ्ट होएगी राइट की तरफ, ठीक है। जब हमारी ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ होती है, तब हमारी IS कर्व शिफ्ट होती है राइट की तरफ। जब ये डिक्रीज़ होते हैं फैक्टर, तब ये हमारी IS कर्व क्या हो जाती है, लेफ़्ट की तरफ चली जाती। जब हमारा IS शिफ्ट होगा तब हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना कांस्टेंट रहेगा, ये भी याद रखना है। जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, हमारा कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। और जो दोनों का गैप है, इनका फॉर्मूला है, देख लो ये गैप है ना, ये क्या चीज़ है हमारा, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से चेंज आ रहा है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंटू 1 माइनस MPC। अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर से चेंज आ तो I आ जाएगा, कंजप्शन है तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है। देन हम करते हैं LM कर्व यानी मनी मार्केट। तो अब आ गया हमारा मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट में क्या है, जो हमारी इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट का ही देखना है हमें, ये दोनों का ही रिलेशन बताएगी।
तो जो हमारी मनी मार्केट है वो किस पे डिपेंड करती है? डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी यानी MD। तो ये MD किसका फंक्शन है? हमारा Y एंड R का, Y एंड R का, ठीक है। R और Y क्या है हमारा? इसमें जो Y है वो हमारा रियल इनकम है और जो R है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये तो पता ही। अब डिमांड फॉर मनी मतलब कि देखते हैं वो क्या चीज़ है। तो डिमांड फॉर मनी है ना, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, ट्रांजैक्शन डिमांड एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड, ठीक है। तो हमें डिमांड फॉर मनी, मान लो हमें ट्रांजैक्शन डिमांड कौन सी होती है? जब हम ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हैं, डे टू डे एक्टिविटी के लिए हमने जो मनी है, हमारी इनकम है, वो हमने ज़्यादा अपने हैंड में रखी हुई है, तो उसको ट्रांजैक्शन डिमांड कहेंगे। जब ये बढ़ेगी तब रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या रिलेशन है, इनकम का क्या रिलेशन है, वो देखते हैं। देन जो स्पेक्युलेटिव डिमांड होती है वो क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही लिंक्ड होती है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है तब वो हमारी जो डिमांड है वो हमारी कम होती है। जब हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है तब हमारी स्पेक्युलेटिव डिमांड ज़्यादा होती है। तो इसका मतलब है ये जो क्या है, ये इन्वर्स रिलेशन है इसका, और इसका क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब इनकम और ट्रांजैक्शन डिमांड का, DT का, और इसका इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेक्युलेटिव डिमांड, स्पेक्युलेटिव और रेट ऑफ इंटरेस्ट का कैसा रिलेशन है? हमारा नेगेटिव रिलेशन है। और यहाँ पे इनका क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। ये दोनों मिलके हमें क्या करते हैं? ये मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं, ठीक है। इनकी कर्व देख लेते हैं अब कैसी है। तो हमारी जो मनी सप्लाई है ना वो तो है फिक्स्ड, ठीक है। ये है हमारी मनी सप्लाई जो कि हमारी फिक्स्ड है, ठीक है। अब मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा इतना है, तो हमारी जो कर्व है, जो हमारी मनी डिमांड है, डिमांड फॉर मनी है, MD है, वो ये है। मान लो हमारी डिमांड फॉर मनी बढ़ गई, ठीक है। वो कब बढ़ती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ बढ़ती है, ये ऐसे, ठीक है। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये ऐसे होगी। तो ये हमारी मनी डिमांड है। इसको हम इनकम के साथ देखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के साथ देखते हैं, तो ये ऐसे रहेगी हमारी। तो ये आ गई LM कर्व, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने के साथ साथ हमारी इनकम बढ़ रही है। IS में क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से हमारी इनकम कम हो रही थी। अब यहाँ पे उल्टा होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से हमारी इनकम बढ़ रही है। तो ये हमारी जो LM कर्व है ये अपवर्ड की तरफ जा रही आएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ हमारी जो इनकम है बढ़ती है, तो इसमें हमने उल्टा लेना है। पहले हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, अब हमें किसकी बात करनी है? इनकम की। कि वो कहते हैं इनकम के बढ़ने से हमारी डिमांड है मनी की, जो ट्रांजैक्टिव डिमांड है ना MD, वो इंक्रीज़ हो जाती है। इनकम के बढ़ने से हम डिमांड करते हैं मनी की ज़्यादा। जब डिमांड करेंगे ज़्यादा तो ये ऊपर की तरफ चलेगी, ये देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ चलेगी। जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ऊपर की तरफ जाएगा, वो भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए जब हमारी इनकम और ज़्यादा बढ़ती है तो MD और ज़्यादा, मतलब और ऊपर चल जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऊपर चला जाता है। तो ये बता रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ऐसे बढ़ रहा है। इनकम जो यहाँ पे इनकम बढ़ रही है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रिलेशन है हमारा। तो LM कर्व यहाँ पे क्या जा रही है? हमारी पॉजिटिव जा रही है, ठीक है। प्लस में है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। देन हम करते हैं शिफ्ट इन LM कर्व, और इसका भी वही सेम है, स्टीपर है हमारी, फ्लैटर है। स्टीपर रहेगी और ऐसे फ्लैटर रहेगी, स्टीपर एंड फ्लैटर रहेगी। यही वो दो रीज़न है। जैसे कि हमारा एक तो है कि हम होल्ड कितना करके रख रहे हैं मनी, हमारी जो ट्रांजैक्टिव मोटिव ज़्यादा है या इलास्टिसिटी ज़्यादा है, उससे देखते हैं। तो कहते हैं फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा, कि अगर हमारी इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है, मतलब हमारी इनकम में ज़्यादा चेंज आ रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम चेंज आ रहा है, तो वो क्या बन जाएगी? हमारी फ्लैटर बन जाएगी। तो जैसे कि यही वाली कर्व है, मान लो हमारी इनकम में इतना चेंज और रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतना ही चेंज आ रहा है, इतना ही चेंज आ रहा है, और मान लो और चेंज आने से रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, तो ये हमारी कर्व ऐसे होगी। तो ये हो गई फ्लैटर, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, जब हमारी इनकम में थोड़ी सी इनकम बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट में काफ़ी चेंज आ रहा है, तो वो हो जाएगी स्टीपर। देन हमारा सेकंड फैक्टर आ जाता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी एंड की हमारी जो, अगर स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए ज़्यादा चाहिए,
हमें या फिर ट्रांजैक्टिव मोटिव के लिए ज़्यादा चाहिए। अगर वो स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए ज़्यादा चाहिए तो अगर हमारी इलास्टिसिटी लोअर है तो वो क्या आ जाएगी, स्टीपर जाएगी। अगर हमारी इलास्टिसिटी ज़्यादा है तो वो फ्लैटर जाएगी। ठीक है, देन हम इसका करते हैं शिफ्ट इन एलएम कर्व। अब एलएम कर्व कैसे शिफ्ट होती है? ठीक है, एलएम कर्व में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एलएम कर्व मान लो ये है हमारी, ठीक है, तो एलएम कर्व शिफ्ट होएगी जब आगे चली जाएगी, मतलब ये आ गई तो ये एलएम कर्व शिफ्ट हो गई हमारी। अब इसके फैक्टर क्या क्या है? इसके भी दो फैक्टर है। जब मनी सप्लाई, सबसे पहला चेंज इन मनी सप्लाई, जब मनी सप्लाई में चेंज आ रहा है, ठीक है। सेकंड फैक्टर क्या आ जाता है इसका, चेंज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। मतलब मनी सप्लाई में चेंज आने से हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट में फ़र्क आता है। जैसे कि मान लो हमारी मनी सप्लाई बढ़ती है, ये वाला फैक्टर, मनी सप्लाई बढ़ती है बट जो मनी डिमांड है वो हमारी कांस्टेंट है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा ही होगा, तब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम होगा ही होगा। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। देन सेकंड रीज़न आ जाता है हमारा चेंज इन लिक्विडिटी प्रेफरेंस। जब हमारी डिमांड फॉर मनी, जब हमारी क्या हो जाती है, जो मनी डिमांड है वो बढ़ती है बट जो मनी सप्लाई है वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आता है। तो ये दो फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो वो एलएम कर्व है वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं दोनों का साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब कि दोनों का ही इंटर रिलेशन देखते हैं कैसे होता है। तो नेक्स्ट हम करेंगे जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो दोनों कर्व पे ही हमारे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट है जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन है हमारा, ठीक है। थर्ड हमारा मनी डिमांड फंक्शन है। देन फोर्थ हमारा क्वांटिटी डिमांड है, ठीक है। तो ये दो रीज़न, ये चार रीज़न से हम हमारी कर्व को जो मॉडल है वो बेस्ड होता है। अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर है जिस वजह से ये शिफ्ट होती है। तो हमने जो पीछे करा था ना शिफ्ट इन, तो वही फैक्टर है, जैसे कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। और जो एलएम कर्व किस वजह से शिफ्ट हो रही थी, सप्लाई की वजह से या मनी डिमांड की वजह से या लिक्विडिटी प्रेफरेंस की वजह से। तो एक एक करके करते हैं कि किससे क्या हो रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो इससे हमारा कैसे आता है, तो सीधा सीधा देख लेते हैं कैसे इफेक्ट पड़ता है। वो कहते हैं हमारा जो ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज़ हुई है। क्या, कौन सी इन्वेस्टमेंट, जो ऑटोनोमियस है वो वाली इंक्रीज़ हुई है। जब ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होती है तो सबसे ज़्यादा क्या इफेक्ट, एग्रीगेट डिमांड पे फ़र्क पड़ता है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ होगी। सबसे पहले ऑटोनोमियस इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, उससे क्या हुआ, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है तो हमारी इनकम क्या हुई है, बड़ी ही बढ़ी है। जब इनकम बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, ये तो हो गया हमारा, ये किसकी बात होगी, आईएएस की बात होगी, ठीक है। अब हमारा इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ने से क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो ये वाला किसने कहा था, एलएम ने कहा था। एलएम मार्केट में यही होता है कि जब हमारा इनकम बढ़ती है तो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ता है। तो ये एलएम ने कहा था। तो ये जब होगा तो क्या होगा, जो हमारी आईएएस है ना ये शिफ्ट करेगी, ये शिफ्ट हो जाएगी राइट की तरफ, ठीक है। ये शिफ्ट हो जाएगी राइट की तरफ, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने क्या बताया था, ये सिर्फ अभी आया है आईएएस के बारे में, ये सिर्फ आया आईएएस के बारे में। तो इसकी फिगर देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारी आईएएस कर्व है, ये हमारी एलएम कर्व है। तो अब ये हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये हमारी क्या है, इनकम है। अब आईएएस में फ़र्क आया है ना, ठीक है, मतलब आईएएस कर्व हमारी शिफ्ट हुई है राइट पार्ट, इनकम बढ़ी है तो आईएएस हो गई हमारी यहाँ पे। तो ये क्या हो गई, हमारी इनकम बढ़ गई, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हुआ, बढ़ गया, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ गया। सेकंड देखते हैं हमारा, सेकंड है हमारा डिज़ायर टू सेव एंड
एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। वो कहते हैं अगर डिज़ायर टू सेव हमारा क्या है, सेविंग हमारी कम है तो हम क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे। सेविंग कम होती है तो कंजप्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा होती है, कंजप्शन ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है तो क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो यही सेम हो गया ना कि इनकम बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, देन हम करते हैं थर्ड फैक्टर इसका, सप्लाई ऑफ मनी। अब हमारा क्या, सप्लाई ऑफ मनी में चेंज आ रहा है, तो सप्लाई ऑफ मनी में कर देते हैं चेंज। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी, मान लो मनी सप्लाई क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। अब मनी सप्लाई के बढ़ने से क्या होता है, जब मनी सप्लाई बढ़ गई, मनी की सप्लाई बढ़ गई तो डिमांड फॉर, अब हमने क्या किया, जो स्पेकुलेटिव डिमांड है वो इंक्रीज़ होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ गए। लोगों के पास जब पैसे ज़्यादा आते हैं वो क्या सोचते हैं, हम ज़्यादा लगाएं, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो इससे क्या होता है, स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ जाती है। तो जब स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ गई, और ये भी याद रखो कि मनी सप्लाई बढ़ी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जब स्पेकुलेटिव डिमांड बढ़ी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम हो जाता है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कम हो गया तो हमारी जो एलएम कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आईएस हुई थी ना शिफ्ट, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब एलएम को करते हैं। अब मनी सप्लाई बढ़ी है, ठीक है, मनी सप्लाई से डिमांड बढ़ी है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, कम हुआ है, तो मतलब कि यहाँ हो गया होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट एलएम कर्व शिफ्ट हो रही है ना, एलएम कर्व शिफ्ट हो रही है राइट की तरफ, तो ये आ गई ऐसे, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, समझ आ गई। देन हम फोर्थ फैक्टर देखते हैं इसका, अब है डिमांड फॉर मनी में चेंज। अब क्या है, डिमांड फॉर मनी में चेंज, पहले सप्लाई आ गया, अब डिमांड फॉर मनी में चेंज। डिमांड फॉर मनी में चेंज आता है तो देखते हैं कैसे होगा, मतलब प्रेफरेंस है वो बढ़ी, डिमांड फॉर मनी बढ़ी, लोगों की प्रेफरेंस बढ़ी, उन्होंने ज़्यादा डिमांड करी, और जो मनी सप्लाई है ना वो कांस्टेंट है, वो हमारी क्या है, कांस्टेंट है। जब हमारी मनी सप्लाई कांस्टेंट है तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा बढ़ जाएगा, वो हमारा बढ़ जाएगा। अब देखो बढ़ा दो रेट ऑफ इंटरेस्ट को, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा ना तो एलएम कर्व हमारी लेफ़्ट हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ़्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 पॉसिबल केस से आईएसएलएम का दोनों का इकट्ठा है कि आईएसएलएम दोनों कैसे इकोनॉमी पे इफेक्ट डाल रहे हैं, दोनों के दोनों। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, इनको शिफ्ट करती है आईएसएलएम को, जिससे क्या है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, डिमांड फॉर मनी भी है, कैसे वो सेविंग बढ़ा सकती है, कैसे वो लोगों को कैसे, मतलब थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट आने से कैसे चेंज आएगा इकोनॉमी में, तो ये आईएसएलएम बताती है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। वीडियो हमारी ख़त्म होती है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू।